नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमती पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब के पहले ऑनलाइन सीपीडी प्रोग्राम के छठे लेक्चर में आप तमाम शुरका को खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना छठा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसकी तारुफी मालूमात मोहतरमा तबीबा राबिया महमूद साहिबा, चेयरपर्सन साइंस एंड रिसर्च कमेटी नेशनल कौंसिल फॉर तिब दे चुकी हैं। मुझे उम्मीद है यकीनन आपने उनकी वो तारुफी मालूमात ज़रूर सुनी होंगी और आज का ये लेक्चर जो कि हाइपोथेसिस पे है वो समझने में आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसमें आसानी होगी। तो हस्बे साबिक सबसे पहले प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के इब्तिदाई कलिमात होंगे। उसके बाद डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन होगी और डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन को आज इलेबोरेट करेंगी मोहतरमा डॉक्टर हलीमा नज़र साहिबा। आप मेंबर हैं नेशनल कौंसिल फॉर तिब की, वाइस चेयरपर्सन हैं साइंस एंड रिसर्च कमेटी की और साबिक एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी कराची की। और उसके बाद इख्तितामी कलिमात होंगे मोहतरम जनाब हकीम मुख्तार अहमद बरकाती साहब, मेंबर नेशनल कौंसिल फॉर तिब के। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की तरफ। ओवर टू मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल कौंसिल फॉर तिब। मोहतरम अतिब्बा इकराम और प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब सीपीडी प्रोग्राम के तमाम शुरा को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम छठा लेक्चर होने जा रहा है और जो हमारा क्लिनिकल रिसर्च के हवाले से ये एक सीपीडी प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन निस्फ जो मुकम्मल हो चुका आज। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अतिब्बा इकराम की जो शिरकत है, जो उनका ज़ौक़ व शौक़ है, उससे बड़ा हमें हौसला मिला है। नेशनल कौंसिल फॉर तिब ने ये जो एक नई तरह डाली और फिर यूट्यूब चैनल के ज़रिए अब तमाम लोगों को इससे लिंक किया और आप दोस्तों ने शुरू में मुश्किलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यूज्ड टू हो गए और सारे बड़े आसान अंदाज में इस प्रोग्राम में शामिल हैं और अपनी बसात के मुताबिक हम सब सीखने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्टर फरियाल राव हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन देती हैं और उसके बाद फिर माहिरीन जो है हमारे इसी शोबा के माहिरीन हैं, जो FTJ हैं, जो BMS हैं, FPhil है, PhD अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसको फिर एलेबोरेट करते हैं और अपनी जो समझ है, उसकी समझ बूझ है, उसके मुताबिक वो मज़ीद आसान करके बताने की कोशिश करते हैं। यकीनन हम इससे इस्तिफादा कर रहे हैं और मुझे ये भी इस बात का भी इदराक है कि हम वो शायद आपकी तवक्कुआत जो आपने हमसे वाबस्ता की हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी कुताही हमसे रह गई हो। हम कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा बेहतर से बेहतर की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर आपको लेक्चर मुहैया करें और मालूमात मुहैया करें। इंशाअल्लाह इस जुस्तजू में हम अपना सफ़र जारी रखेंगे और आप तमाम अतिब्बा इकराम को और तमाम शुरा को मैं यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कौंसिल फॉर तिब, तिब्ब यूनानी, तिब्ब मशरकी, जिसे हम तिब्ब इस्लामी और तिब्ब जो नबवी के नाम से जानते और पहचानते हैं, इंशाअल्लाह इसके फ़रोग़, तरक्की और इसकी बेहतरी के लिए हम दिन रात कोशा रहेंगे। आपके ज़हन में कोई मज़ीद भी तजावीज़ हो इस प्रोग्राम के हवाले से या कोई और जो नेशनल कौंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म से काविशें की जा सकती हैं, वो हमें ज़रूर आगाह कीजिए। जो इस लेक्चर के साथ कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी राय का भी इज़हार किया करें। और फिर ये जो हमारा नेशनल कौंसिल फॉर तिब का जो NCT पाक जो यूट्यूब चैनल है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जो नेशनल कौंसिल फॉर तिब के हवाले से जो मालूमात हैं, जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। हम इस चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार, तिबिया कॉलेज में दाखिले के तरीक़ाकार,
कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो जहां पे तिब की तालीम दी जा रही है, जहां पे BEMS करवाया जा रहा है, कौन से ऐसे अदारे हैं जहां पे MPhil और PhD करवाई जा रही है तिब के हवाले से। हम इन सब चीजों से आपको आगाह करते रहेंगे। और अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि जी रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, डिप्लोमा हासिल करने का तरीकाकार क्या है, और रिजल्ट कार्ड जो वो हमारा है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारा IPCC से इक्विवेलेंसी का प्रोग्राम है उसके वाले से भी बहुत सारे अतिबा हमसे सवालात करते हैं। हम इंशाल्लाह इसके फौरी बाद इन सारी सवालों के जवाब देने के लिए इसी YouTube चैनल्स पर हम छोटी छोटी जो इसके बारे में मालूमाती प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह नशर करेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए, अपनी मुफीद आरा से नवाजते रहिए और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते रहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। जो हमने कोशिश की है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमें मजीद बेहतर से बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। तिब्बे यूनानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Hope you all are doing good. Today I am going to give you presentation on hypothesis testing. hypothesis क्या है, उसकी टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले जो सवाल हमारे जहन में आता है वो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम दोबारा से इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है। अगर एक नॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए जो कि डैनियल ने दी है, डैनियल का कहना है एनी स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट बेसिकली हाइपोथेसिस कहलाता है। नॉर्मली जब हम अपने हवाले से बात करते हैं, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जब हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे जहन में एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को रखते हुए हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि वाई एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू दिस। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जहन में सवाल आता है कि एक एरिया है जहाँ पे मलेरिया के केसेस ज़्यादा हैं, तो द क्वेश्चन अराइजेस कि मलेरिया के केसेस क्यों ज़्यादा है। फिर आप उसका एक आंसर देते हैं, वो बेसिकली आपकी हाइपोथेसिस कहलाती है कि मलेरिया के केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ गंदा पानी मौजूद है, वहाँ मच्छरों की अफजाइश हो रही है, वहाँ सफाई मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पे मॉस्किटोज़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये आपकी एक सिंपल हाइपोथेसिस है। ये हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इस हाइपोथेसिस की बेसिस पे आप टेस्टिंग करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं और उसकी बेसिस पे आप अपनी थ्योरी देते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड द हाइपोथेसिस, नॉर्मली हाइपोथेसिस दो तरह की होती हैं। एक आपकी कहलाती है रिसर्च हाइपोथेसिस और दूसरी आपकी कहलाती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? द रिसर्च क्वेश्चन, जो भी रिसर्च क्वेश्चन एक इन्वेस्टिगेटर के जहन में आता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले या कोई भी डिस्कशन करने से पहले या कोई भी रिसर्च करने से पहले, वो आपकी कहलाती है रिसर्च हाइपोथेसिस। और उसी रिसर्च हाइपोथेसिस को जब आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मैथमेटिकली तो वो आपकी कहलाती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जिसके अंदर टू अप्लाई टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की, तो उसकी फर्दर दो टाइप्स होती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर हम बात करें हाइपोथेसिस के हवाले से, जैसा मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मलेरिया के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, एक दूसरा एरिया है जहाँ पे मलेरिया के केसेस कम नज़र आ रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक रिसर्च करते हैं, आप दोनों ग्रुप्स के अंदर से जहाँ पे मलेरिया के केसेस कम हैं और एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे मलेरिया के केसेस ज़्यादा हैं, दोनों में से ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं और उन सैम्पल पॉपुलेशन के अंदर जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपको नज़र आता है कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, जो कि बेसिकली मॉस्किटो की वो मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो है जो कि मलेरिया कॉज करता है, जबकि एक वो दूसरी पॉपुलेशन है जिनके ब्लड सैंपल्स में आपको प्लाज्मोडियम नज़र नहीं आता क्योंकि उस एरिया के अंदर मॉस्किटोज़ मौजूद नहीं हैं। अब आप उसकी जब फर्दर डिटेल में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो एरिया जहाँ पे आपको पॉजिटिव केसेस नज़र आ रहे हैं मलेरिया के, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे गंदा पानी मौजूद है, गंदगी मौजूद है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। क्योंकि एक ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे मलेरिया के केसेस मौजूद नहीं हैं, उनके ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर गंदा पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पर गंदगी मौजूद नहीं है। तो जब आप हाइपोथेसिस आपके सामने आती है तो ये आपके पास दो तरह की हाइपोथेसिस है।
तो आपके पास जो हाइपोथेसिस है उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाती है और एक आपकी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की फर्दर दो टाइप होती हैं, एक होती है आपके पास नल हाइपोथेसिस और एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। फर्दर हम जाते हैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। A statistical hypothesis on the other hand is a mathematical statement। सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, तो वो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाती है। जबकि आप एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो वो आपकी जो है वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। इसके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल फर्दर डिस्कशन करते हैं कि आप एक स्टडी कंडक्ट करवाते हैं, Suppose a study is being conducted to answer questions about differences between two regimens for the management of diarrhea in children। बच्चों में डायरिया के केसेस की वजह से आप दो रेजिमेंट्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और दो रेजिमेंट्स आप दो ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन को या दो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को देते हैं। वो बच्चे जिनके अंदर डायरिया के केसेस हैं उन्हें आप फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और उन दोनों को दो डिफरेंट रेजिमेंट्स देते हैं। आपका जो पहला रेजिमेंट है वो ORS है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, जो कि नॉर्मली हम देते भी हैं, हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लिया भी जाता है और नॉर्मली जब भी किसी को डायरिया होता है तो उसे ORS रिकमेंड किया जाता है। तो एक पॉपुलेशन को या एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को आप ORS देते हैं, जबकि दूसरी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को आप देते हैं एक हर्बल सॉल्यूशन जो कि नॉर्मल हर्ब से बना हुआ है। और फिर आप इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं इन द पॉपुलेशन, इज़ देयर अ डिफरेंस इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। तो आप ये देखते हैं कि आपने एक ग्रुप को जिसको आपने ORS दिया, जबकि दूसरा ग्रुप जिसको आपने एक नॉर्मल हर्बल सॉल्यूशन दिया, जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो आप देखते हैं कि क्या ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आती है। क्या डायरिया के वो केसेस जिनको हमने ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, या वो केसेस जिसके अंदर आपने हर्बल सॉल्यूशन दिया उनके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, या दोनों में ही आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती है। या आप ये कह सकते हैं कि जब ट्रीटमेंट आप देते हैं तो एक को आप ORS देते हैं, एक को हर्बल सॉल्यूशन देते हैं, तो ORS से ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं या हर्बल सॉल्यूशन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो आंसर हो सकते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन को अगर आप ORS दे रहे हैं और दूसरी को आप हर्बल सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आपके जहन में दो आंसर आ सकते हैं, यस या नो, कि हाँ दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में आपको बेहतरी नज़र आती है दोनों को कंपेयर करने से, या फिर नहीं नज़र आती। नल हाइपोथेसिस क्या है? बेसिकली नल हाइपोथेसिस आप ये कहते हैं कि दोनों के अंदर बिटवीन सच इम्प्रूवमेंट नल हाइपोथेसिस, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सच इम्प्रूवमेंट, यानी कि दोनों के केसेस के अंदर जिसमें आपने एक को ORS दिया है और दूसरे केस को आपने हर्बल सॉल्यूशन दिया है, उन दोनों को जब आप देखते हैं तो आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, तो वो आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। तो एक नल हाइपोथेसिस इज़ यूजुअली अ स्टेटमेंट दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, यानी कि दोनों ग्रुप्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है या एक फैक्टर्स के ऊपर दूसरी चीज़ डिपेंड नहीं करती, और इसलिए आपका आंसर नो होगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर जब आप कंपेयर करते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इम्प्रूवमेंट अचीव बाय 3 days ट्रीटमेंट विद ORS एंड दैट ऑफ द हर्बल सॉल्यूशन। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जैसा कि मैंने बताया, नल हाइपोथेसिस में आप ये कहते हैं कि 3 दिन तक जब आपने एक ग्रुप को हर्बल सॉल्यूशन दिया और दूसरे को ORS दिया तो दोनों के अंदर कोई ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। यानी कि आपका इम्प्रूवमेंट या डायरिया का ठीक होना ना ORS पे डिपेंड कर रहा है ना हर्बल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर आप ये कहते हैं कि आपको एक वाज़ा फ़र्क, एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आता है जिनको आपने ORS दिया है उनमें और जिनको आपने हर्बल सॉल्यूशन दिया है उनमें, तो ये आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। और अगर हम एसोसिएट करें नल हाइपोथेसिस के साथ तो हमेशा एक और हाइपोथेसिस हमारे सामने आती है जो कि कंसर्निंग द ट्रू रिलेशन अमंग द वेरिएबल, जो कि आपके वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे जो आपके वेरिएबल हैं वो आपका हर्बल सॉल्यूशन और ORS है, तो उनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस नज़र आता है अगर, तो वो आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाती है। और नल हाइपोथेसिस के साथ हमेशा आपको एक और हाइपोथेसिस नज़र आती है, ये कहना चाहिए कि देयर इज़ ऑलवेज अनदर हाइपोथेसिस, वो आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाती है। और अगर आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि हाँ डिफरेंस नज़र आ रहा है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में, तो फिर इसका आंसर आपका यस होता है, और अगर नो आंसर होगा तो फिर वो आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है।
एग्जाम्पल में ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कि एक फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं जिसमें मेल वर्कर भी हैं और फीमेल वर्कर भी हैं, लेकिन उन लोगों की सैलरी उनके जेंडर पे डिपेंड नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल वर्कर की सैलरी ज़्यादा है और मेल वर्कर्स की सैलरी कम है, या वाइस वर्सा है कि मेल वर्कर्स की सैलरी ज़्यादा है और फीमेल वर्कर्स की सैलरी कम है। ऐसा नहीं है। तो जेंडर बेस नहीं है सैलरी का जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि डेजिग्नेशन से ताल्लुक़ है तो वही खैर दीगर बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री में तमाम लोग जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी उनके जेंडर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो यह आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर ये है कि मेल फैक्ट्री वर्कर्स की सैलरी ज़्यादा है जबकि फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स की सैलरी कम है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो ये आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाती है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस नहीं कहलाती है। इसके अंदर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप मौजूद है दो चीज़ों के दरमियान, जेंडर के दरमियान और सैलरी के दरमियान। और फॉर एग्जांपल अगर एक और नल हाइपोथेसिस की एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है हाइट के दरमियान और शू साइज़ के दरमियान, कि अगर हाइट बढ़ेगी तो शू साइज़ भी बढ़ जाएगा। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अगर कोई हाइपोथेसिस पेश कर रहा है तो ये कह सकता है कि हाइट का शू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर हाइट बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि शू साइज़ भी बढ़े। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। अगर इसी में आप ऑल्टरनेट कर दें, आप ये कहें कि जब हाइट बढ़ेगी तो शू साइज़ भी बढ़ेगा, तो ये आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाएगी। Null says in population there is no association or there is no difference between A and B, यानी कि नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि कोई एसोसिएशन नहीं है ए और बी में, ना इनमें कोई डिफरेंस मौजूद है। और ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिज़ल्ट सामने आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टिगेटर ने एक इन्वेस्टिगेशन की और उसके अंदर कोई रिज़ल्ट सामने आए और वो रिज़ल्ट इस तरह से हैं जिस पर आप ये कह रहे हैं कि दो चीज़ों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि सैंपल की वेरिएशन की वजह से हुआ है। वी गॉट द सैंपल वॉज जस्ट बाय चांस, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो पॉपुलेशन ली, आपने एक पॉपुलेशन में कहा कि हमने कहा कि एक ग्रुप के अंदर मलेरिया केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरे केसेस के अंदर मलेरिया केसेस कम आ रहे हैं, और फिर हमने कहा कि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे पानी, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। नल हाइपोथेसिस के केस में आप ये कहते हैं कि दोनों ग्रुप्स के अंदर मलेरिया की केसेस हमारे सामने आते हैं या नहीं आते, या एक केस के अंदर मलेरिया केसेस आ रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि मलेरिया केसेस गंदे पानी पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि वो एरिया जहाँ पे गंदा पानी मौजूद है वहाँ पे हमें नज़र भी आ रहे हैं मलेरिया केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, वो मलेरिया केसेस इसलिए ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे गंदा पानी है, कोई और रीज़न अगर आप पेश करते हैं तो वो आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। गलत भी हो सकती है अगेन और सही भी हो सकती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर आप ये कहते हैं कि सैंपल वेरिएशन, इट डजंट से, हम ये नहीं कहते कि सैंपल की वेरिएशन की वजह से हुआ है, जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, सैंपल को जो वेरिएशन की है उसकी वजह से नहीं है, बल्कि एक्चुअल में डिफरेंस मौजूद है, तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है, जिसमें आप कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि नल हाइपोथेसिस अनट्रू है, देन द अल्टरनेट मस्ट बी ट्रू, तो फिर अल्टरनेट का ट्रू होना ज़रूरी है। और यही आपके दो सवालों के जवाब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने कहा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस कहती है कि बायो फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से प्लांट की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हाइपोथेसिस ये कहती है कि बायो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने से डू नॉट इंक्रीज़ प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ नहीं बढ़ती। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है कि जब आप बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। ये एक हाइपोथेसिस है, दो अलग अलग साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट ए है, एक साइंटिस्ट बी है। साइंटिस्ट ए का ये कहना है कि अगर मैं बायो फर्टिलाइज़र्स देना शुरू कर दूँ तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगी, जिसमें उसने कहा कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही है। एक बी साइंटिस्ट है जिसका कहना है कि अगर मैं बायो फर्टिलाइज़र दूँ प्लांट को तो भी उनकी प्लांट ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, ये उसकी नल हाइपोथेसिस है। उसका ये कहना उसकी नल हाइपोथेसिस कहलाएगी, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं होती। लेकिन इसके बाद एक्सपेरिमेंट होगा, जब एक्सपेरिमेंट होगा, जब बायो फर्टिलाइज़र दिया जाएगा, जब आप बायो फर्टिलाइज़र देंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे तो वो आपके हाइपोथेसिस को साबित करेंगे कि आपकी हाइपोथेसिस नल वाली सही थी
या फिर ऑल्टरनेटिव वाली सही थी। अगर नल वाली हाइपोथेसिस सही है, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र देने से प्लांट की ग्रोथ में इजाफा नहीं हो रहा, तो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हर हाल में गलत होनी है। और अगर आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि ये कह रही है कि अगर फर्टिलाइज़र दिए जाएं तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, तो फिर आपकी नल हाइपोथेसिस हर हाल में गलत है। यानी कि एक हाइपोथेसिस के सही होने के लिए दूसरी हाइपोथेसिस का गलत होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही वक्त में नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं सही हो सकती। अब हम आ जाते हैं अल्फ़ा एंड बीटा एरर्स। हमारे पास जो एरर्स हैं उनकी फर्दर हमारे पास दो टाइप हो सकती हैं। एक कहला सकते हैं आपके अल्फ़ा एरर्स और दूसरा आपके कहलाएंगे बीटा एरर्स। आपके पास दो तरह के एरर्स होते हैं जो आपके कहलाते हैं अल्फ़ा एरर्स और बीटा एरर्स। अगर अल्फ़ा एरर होगा तो बीटा एरर मौजूद नहीं होगा, और अगर बीटा एरर होगा तो अल्फ़ा एरर मौजूद नहीं होगा। या तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या तो ट्रू होगा और या फिर नॉट ट्रू होगा। मैं आपको इसी तरह से बता देती हूँ। इस स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको बेहतर नज़र आ जाएगा। इसके अंदर आपके पास ये होता है कि आप या तो रिजेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, या फिर डू यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, या फिर एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ पे आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं आपका बीटा एरर, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो आपकी सही थी, और आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो हाइपोथेसिस गलत थी। तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं बीटा एरर और अल्फ़ा एरर। फॉर एग्जांपल अगर आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो गलत थी तो फिर वो आपका अल्फ़ा एरर कहलाता है। जबकि आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो आपकी सही थी तो आपका बीटा एरर कहलाता है। इस स्लाइड को हम फर्दर, इस स्लाइड में थोड़ी सी आई थिंक एक प्रॉब्लम है, जब आपको प्रेजेंटेशन शेयर की जाएगी तो ये स्लाइड आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जब हम गलती से नल को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो सही होती है तो वो हमारा रॉन्ग डिसीजन कहलाता है और उसे हम टाइप 1 या फिर अल्फ़ा एरर कहते हैं। दूसरे केस में ये है कि व्हेन वी मिस्टेकली डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जब हम मिस्टेकली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते जबकि वो गलत होती है फिर भी हम उसे सही मान रहे होते हैं, तो वो हमारा बीटा एरर कहलाता है। जैसा कि अगेन मैं वही छोटी सी एग्जांपल दूंगी। आपने कहा कि वो केसेस जहाँ पे आपने कहा कि जो फर्टिलाइज़र को ऐड कर रहे हैं अगर हम, तो प्लांट ग्रोथ बढ़ रही है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी, ये सही थी, पॉसिबिलिटी है। या फिर आपने ये कहा कि प्लांट ग्रोथ का जो है वो ताल्लुक़ नहीं है फर्टिलाइज़र से, और फर्टिलाइज़र देने से प्लांट ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आपकी नल हाइपोथेसिस थी, लेकिन ये गलत थी। लेकिन आपने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये आपका बीटा एरर कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाते हैं कोर्ट डिसीजन है। कोर्ट ने अगर एक पर्सन को गिल्टी कहा है और दूसरे को नॉट गिल्टी कहा है, और हो सकता है कि ट्रू सिचुएशन में वो पर्सन गिल्टी हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो नॉट गिल्टी हो। यानी कि अगर कोर्ट ने एक पर्सन को गिल्टी कहा है जबकि वो असल में भी गिल्टी था तो वहाँ पे तो एरर नहीं है। लेकिन अगर एक वो कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन गिल्टी, कोर्ट ने गिल्टी कहा है और वो गिल्टी नहीं था, तो वो आपका अल्फ़ा एरर कहलाएगा। जबकि दूसरी कंडीशन के अंदर वो नॉट गिल्टी था लेकिन कोर्ट ने उसे गिल्टी कह दिया है, तो वो फिर आपका बीटा एरर कहलाएगा। पी वैल्यू क्या है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, चांसेस कह सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। क्या चांसेस हैं, कितना % चांसेस होते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें जबकि वो सही है, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और इसके अलावा हम प्रोबेबिलिटी को इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्सली रिजेक्टिंग एशो, यानी कि नल हाइपोथेसिस को गलती से रिजेक्ट कर देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो बाय चांस आए हैं, या कमिटिंग टाइप 1 या फिर टाइप 1 एरर के कमिट होने के, या टाइप 1 एरर के क्या चांसेस हैं, या अल्फ़ा एरर के क्या चांसेस हैं। जो पी वैल्यू है वो फंक्शन है टू फैक्टर्स का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक मैग्नीट्यूड
जो कि मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि दोनों ग्रुप्स के अंदर कितना डिफरेंस है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप, और साइज़ ऑफ द सैंपल, जो आप सैंपल ले रहे हैं उसका साइज़ कितना है। इस सेशन के एंड तक आप ये समझ सकेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या हैं, फर्दर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की कितनी टाइप्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2 टाइप्स हैं। इसके बाद नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में आपने डिस्कस किया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, और फिर आपने डिफरेंस देखा कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर में क्या है और डी वैल्यू क्या है। अगर एक सर्जन 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहा है फॉर हिस्टेरेक्टोटॉमी, एब्डोमिनल एंड वजाइनल, तो उस रिसर्च की हाइपोथेसिस उस केस में क्या होगी। उसमें रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को उसमें अपनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को 2 तरह से एक्सप्लेन करता है, अल्टरनेटिव एंड नल। एक पी वैल्यू ऑब्टेन करता है 0.00, तो क्या कंक्लूजन होगी अबाउट नल हाइपोथेसिस। इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो पॉसिबल एरर क्या है। अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए तो पॉसिबल एरर क्या है। आपका होम असाइनमेंट है, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम कुज़मा, या जो बुक मौजूद है उसमें से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दी जाएगी ताकि जो स्लाइड में कंफ्यूजन थी वो आपको क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा नज़र, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर आज आपसे मुखातिब हूँ। मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँगी लेक्चर हाइपोथेसिस के ऊपर, और कोशिश करूँगी कि आपको समझा पाऊँ कि हाइपोथेसिस असल में होता क्या है, इसे हम हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ जो है वो इकसाम होती हैं। तो हर किस्म को हम किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि जब स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनका समझना ज़रूरी है। तो हम इब्तिदा करते हैं हाइपोथेसिस की डेफिनेशन से। बेसिकली हाइपोथेसिस आपका एक कोई स्टेटमेंट होता है, आप उसको बयान कह सकते हैं, आप उसको सवाल कह सकते हैं, आप उसको मफरूज़ा कह सकते हैं। हम थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने एक रिसर्च क्वेश्चन जनरेट किया जिसमें आपने कहा कि जी हर्बल मेडिसिन जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सर है। तो ये बेसिकली आपने अपना एक सवाल बनाया, अपना एक बयान बनाया जो आपका हाइपोथेसिस है। इस तरह से हम 2-3 और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बेसिकली हाइपोथेसिस होता क्या है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे जो कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ ज़्यादा खाते हैं उनके दांतों में कीड़ा ज़्यादा लगता है, ये भी एक सवाल था। इसी तरह से जो लोग सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, ये सवाल है। या एक आम से एग्जांपल ले लें कि जो लोग सेब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो डॉक्टरों के पास जो है वो कम जाते हैं। तो कोई भी ऐसा सवाल जिसको आप टेस्ट कर सकें, ज़ाहिर है इसको बाद में हम या तो एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, या रिजेक्ट करते हैं, डिनाई कर देते हैं कि ये बात जो हमने कही, जो स्टेटमेंट, जो बयान हमने दिया वो सही नहीं है। तो ये जो है टेस्ट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर होता है और वो बाकायदा एक प्रोग्राम होता है जिसको हम SPSS कहते हैं। SPSS बेसिकली एब्रीविएशन है स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल साइंसेस का। अब उसके अंदर जो है वो हम जाके जो भी हमने या जो भी रिसर्च स्टूडेंट ने अपने सुपरवाइज़र को स्टेटमेंट, बयान, हाइपोथेसिस दिया उसको टेस्ट करेगा। अब इसमें इस बात का समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइपोथेसिस और अजम्पशन इनमें फ़र्क होता है। हाइपोथेसिस और अजम्पशन में क्या फ़र्क होता है? हाइपोथेसिस हमेशा वो सवाल होता है जो किसी लॉजिक की बेस के ऊपर
जिसके अंदर कोई ताल्लुक बनता हो, जिसमें कोई रिलेशनशिप बनता हो। जैसे मैंने कहा सेब खाने से सेहत अच्छी होती है, कैंडीज़ खाने से दांत खराब होते हैं, तो लॉजिक और एक्सप्लेनेशन बन रही है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें लॉजिक और एक्सप्लेनेशन बन रहा होता है वो हाइपोथेसिस होते हैं। और जिसके अंदर जो है आप कोई लॉजिक नहीं दे पाते, वो आपका मफरूज़ा होता है। हाइपोथेसिस को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमेशा टेस्ट किया जाता है, जबकि मफरूज़े को आप किसी भी तरह से टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यही इसी पॉइंट पे ये बात भी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है जब आप कोई बयान, कोई स्टेटमेंट, कोई हाइपोथेसिस दे रहे हो तो वो एक ही, बाज़ दफ़ा एक ही हाइपोथेसिस के अंदर 2 या 3 तरह के सवाल होते हैं और वो एक साथ चेक हो रहे होते हैं, और वो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब इसको हम मज़ीद जो है एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं। हाइपोथेसिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं तकरीबन 6 तरह की टाइप्स हैं, उनके आपको पहले नाम बता देती हूँ, फिर हम हर टाइप को अलग अलग उसकी मिसाल के साथ समझेंगे कि बेसिकली वो टाइप होती क्या है। तो हम जो 6 तरह की हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं उसमें नंबर 1 जो है सिंपल हाइपोथेसिस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, नंबर 3 नल हाइपोथेसिस, नंबर 4 अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नंबर 5 डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नंबर 6 नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब हम इन तमाम टाइप्स को 1 बाय 1 लेते हैं और समझते हैं कि बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स अलग अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस से, जैसे कि मतलब नाम से जाहिर है, ये सादा हाइपोथेसिस होती है। इसको सादा इसलिए कहते हैं कि इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि मैंने ये जो 2 टर्मिनोलॉजीज यूज़ की, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये क्या होती हैं। डिपेंडेंट से मुराद ये होती है कोई चीज़ जिससे उसका ताल्लुक हो और जिसकी वजह से वो कम हो रही हो। जैसे मैंने कहा कि कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ खाने से दांत ख़राब होते हैं, यानी कि कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ जितनी ज़्यादा खाएंगे उतने दांत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो बेसिकली इसके अंदर चीज़ें किस बात पे डिपेंड कर रही हैं, कैंडीज़ के ऊपर। तो कैंडीज़ जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा दांत हो गए। तो इस तरह से एक चीज़ डिपेंडेंट हो गई और एक इंडिपेंडेंट हो गई। अब सिंपल जो है वो हाइपोथेसिस की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो आपका वज़न कम हो जाए। ये सिंपल वेरिएबल है, यानी कि कहा कि जिस सब्जियां आपने, एक वेरिएबल है जिसने जो है इसका ताल्लुक है कि उसके खाने से जो है वो आपका वज़न कम हो जाए। मज़ीद जो है मूव करते हैं आगे की तरफ। दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यूजुअली कॉम्प्लेक्स हम उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सवाल हमने पीछे बयान किया था उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एलाबोरेट करते हैं कि सब्जियां, फल ज़्यादा खाने से और वर्जिश करने से वज़न कम होता है, जिल्द चमकदार होती है और हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो कम से कम होते हैं। तो अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि एक ही मफरूज़े के अंदर, एक ही हाइपोथेसिस के अंदर 3-4 बातें कर दी। डिपेंडेंट वेरिएबल भी 3 हो गए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 3 हो गए, यानी कि सब्जियों की बात हुई, फलों की बात हुई और वर्जिश की बात हुई। ठीक है, तो वो जो है उनके ज़्यादा या कम खाने से जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। किस पे फ़र्क पड़ रहा है? आपके जो है हार्ट अटैक के ऊपर, स्किन के ऊपर और आपके वज़न के ऊपर। फिर मूव करते हैं आगे। उसके बाद जो तीसरी टाइप होती है वो, उसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल भी अपने नाम से और मायने से बहुत क्लियर है। नल माने ज़ीरो, नफ़ी हो रही है, जिसमें कुछ नहीं है।
जैसे फॉर एग्जांपल हम ही कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि जैसे जो है वो शुगर ज़्यादा लेने से वज़न में कमी का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि हमने अपने ही बयान में खुद ही नफ़ी कर दी कि शुगर के ज़्यादा लेने से वज़न के कम होने का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि नहीं में हमने जवाब दे दिया। तो ये आपका जो है वो नल हाइपोथेसिस है। और रिसर्च की ज़बान में जो हाइपोथेसिस होते हैं वो H से लिखे जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं, और नल हाइपोथेसिस के ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो लगाया जाता है जिसको हम जो है H0 कहते हैं, और इसका मतलब है कि ये नल हाइपोथेसिस है। उसके बाद जो है वो अगला जो हाइपोथेसिस है वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस बेसिकली वो होता है जिसमें एक चीज़ का दारोमदार दूसरी चीज़ पर होता है, किसी एक चीज़ के ज़्यादा कर देने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है, तो उसको जो है वो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, और उसको जो है आमतौर पर H1 से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले अपनी पुरानी ही एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करें तो उसमें ये है कि शुगर ज़्यादा लेने से वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से को लिंक है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ लाजमी बढ़ेगी। तो ये है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद जो है दो हाइपोथेसिस हमारे रह गए, एक हमारा जो है वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और दूसरा जो है वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। हम पहले जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को ले लेते हैं। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंदर वो बयान होता है जिसको देने से कोई मनफी, कोई मुस्बित, कोई कम या कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है, कोई ज़्यादती हो रही होती है, कोई कमी हो रही होती है। जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल से इस बात को अपनी बात की वजाहत कर सकते हैं। जैसे शुगर ज़्यादा खाने से इंसानी सेहत मुतासर होती है, यानी कि शुगर की क्वांटिटी जैसे ही आप बढ़ा रहे हैं इंसानी सेहत मुतासर हो रही है, यानी कि कमी और ज़्यादती का ताल्लुक है। तो एक डायरेक्शन दे दी कि इस तरफ आप जाएंगे तो ये नुकसान होगा। इसी तरह से रोज़ाना जो है बाथ लेने से, नहाने से बीमारियां जो है वो इंसानी जिस्म से दूर रहती हैं। तो आपने एक डायरेक्शन दे दी कि जितना ज़्यादा नहाना ज़्यादा होगा और जितनी ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल ज़्यादा होगा, बीमारियां उतनी दूर हो जाएंगी। यानी कि एक चीज़ जो दूसरी से लिंक है वो आपस में टेस्ट की जाती है। तो ये जो है आपकी जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। उसके बाद जो है लास्ट टाइप, जो इसकी 6th टाइप है, वो है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होती है कि जिसमें एक बात कह दी जाती है लेकिन उसका ताल्लुक दूसरी बात से नहीं होता, उसकी वजह से कोई कमी नहीं होती, कोई ज़्यादती नहीं होती, कोई मुस्बित रिज़ल्ट नहीं होता, कोई मनफी रिज़ल्ट नहीं होता। जैसे हम एक एग्जांपल को अगर जो है वो यहीं पे भी अप्लाई करके देखें तो आपको इनका जो डिफरेंस है वो इजीली समझ में आएगा। जैसे शुगर खाने से इंसानी सेहत मुतासर होती है। अब इस सवाल के अंदर कहीं नहीं ये कहा गया कि ज़्यादा मुतासर होती है, कम मुतासर होती है, जो है ये बातें नहीं की गई। बस ये कहा कि शुगर खाने से इंसानी सेहत मुतासर होती है। तो नॉन डायरेक्शनल है, इसका जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह से जो है हमने यहाँ तक अपनी बात को जो है आगे लेके गए और हमने अब तक हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, हमने उसको क्लियर किया। हाइपोथेसिस रिसर्च की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जब भी कोई रिसर्च स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है और उसको चेक करवाया जाता है सुपरवाइज़र से कि वो इस काबिल भी है कि वो एक टर्म यूज़ होती है इसके लिए टेस्टेबल की, कि वो टेस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने आपको इब्तिदा में ही ये बात बता दी थी कि हाइपोथेसिस बयान या मफरूज़े में
यही वाज़ेह फ़र्क है कि जो आपका हाइपोथेसिस होता है वो टेस्टेबल होता है, उसके ऊपर आप बाद में स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो मैंने आपसे कहा कि SPSS के ज़रिए लगाए जाते हैं, वो लगा के या तो अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, कि एक्सेप्ट करने से मुराद ये है कि आपने जो बात कही वो आपने साबित कर दी कि हाँ वाकई ही शुगर ज़्यादा लेने से सेहत ज़्यादा मुतासर होती है, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो, या आप रिजेक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, एक्सेप्ट तो ये हुआ कि जी हाँ जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा सेहत मुतासर होगी, और रिजेक्ट जो है वो आप उसको स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे कैसे करते हैं कि जी नहीं, शुगर का कोई ताल्लुक नहीं है लेने से, इससे सेहत मुतासर नहीं होती, कैंडीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है लेने से, इससे दांत मुतासर नहीं होते। या हमने सेब की एग्जांपल ली थी कि जी ज़्यादा सेब खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, जो है इससे डॉक्टर्स के पास जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो एक मुहावरा था ना, वन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वो उसको साबित करने की बात थी। तो इस तरह से हम अपने मफरूज़े को मुख्तलिफ तरह से चेक करते हैं। अब इसी बात को हम लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस उस वक्त बन जाता है जब आप उस पर मैथमेटिक्स के टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये मैथमेटिक्स के टेस्ट जो है हर स्टडी के लिए डिफरेंट होते हैं, और इसके लिए एक अलग लेक्चर की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर स्टडी के लिहाज से SPSS में डिफरेंट टेस्ट अप्लाई हैं। 2-4 टेस्टों का मैं आप लोगों को नाम ले देती हूँ, जैसे टी टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है, फिशर कॉल टेस्ट है। ये हर स्टडी के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, और ये आपका सुपरवाइज़र ही आपको बताता है कि कौन सा टेस्ट कहाँ अप्लाई होगा। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को ख़त्म करें, 2-3 और बातें हैं जो ज़रूरी हैं और समझने की ज़रूरत है। उसमें 4 डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें जैसे मैं पहले आप लोगों को नाम बता दूं, एक है पॉपुलेशन, दूसरा पैरामीटर्स, तीसरा सैंपल और चौथा स्टैटिस्टिक्स। तो आपको बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए हाइपोथेसिस देते वक्त कि बेसिकली है क्या। पॉपुलेशन से मुराद वो इंटायर सैंपल होता है, वो पूरा हिस्सा होता है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि सूबे के बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा है या कम है, तो अब हम इसमें जो सूबा ले रहे होते हैं वो बेसिकली हमारा पॉपुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि पंजाब के बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा होता है, तो हमने पंजाब का एक पूरा सूबा लिया और हमने उसको जो है वो टेस्ट किया, तो ये बेसिकली हमारी पंजाब का जो पूरा इलाका है ये हमारा पॉपुलेशन है। अब हम फ़ौरन ही आते हैं सैंपल के ऊपर। सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से निकाला जाता है। जैसे जाहिर है हम IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए पूरे पंजाब के लोग, पूरे पंजाब के शागिर्द तो नहीं टेस्ट करेंगे ना, हम कुछ किसी इलाके से किसी इलाके से थोड़े से शागिर्द ले लेंगे और उनका डेटा लेके और जो भी सवालात उनसे करके उनका IQ लेवल बताएंगे। तो ये हमने कुछ लोग, कुछ शागिर्द जो हमने डिफरेंट जगह से इकट्ठे किए, ये हमारा सैंपल है। तो सैंपल हमेशा मेन पॉपुलेशन से निकाला जाता है, ड्रॉ किया जाता है, और हमेशा जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन से कम होता है। उसके बाद पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स से मुराद ये होती है कि वो चीज़ें जो कि आपकी रिसर्च के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, किसकी कमी और ज़्यादती से आपके रिसर्च के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और आखिरी चीज़ जो उसके अंदर है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जैसा कि इस लेक्चर के दौरान 2-4 दफ़ा जो है वो जिक्र आया कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो टेस्ट होते हैं, वो मैथमेटिकल टेस्ट होते हैं जो कि आप अपनी रिसर्च को साबित करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
जैसा कि मैंने आपको 2-4 नाम भी दिए थे, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, फिशर कॉल टेस्ट, ये टेस्ट जो है वो हम लगा रहे होते हैं, जिससे जो है वो हमारी रिसर्च जो है वो साबित हो रही होती है कि वो सही है या नहीं है। अच्छा, अब हम इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। जब हमारी रिसर्च वाइंड अप हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है, तो 2 तरह के जो है वो एरर्स जो है वो स्टडी में आते हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। एक जो है वो हमारा अल्फ़ा एरर कहलाता है, और दूसरा जो है वो हमारा बीटा जो है वो एरर कहलाता है। अल्फ़ा एरर से मुराद ये होती है कि अगर जो है वो हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट कर दें, तो ये हमारा, और एक्चुअली ऐसा है नहीं, नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। हमारे टेस्ट लगाने की वजह से या हमारे टेस्ट करने की वजह से कुछ जो है वो रिसर्च गैप ऐसा आ गया है कि एक्चुअली हमारा जो है वो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, वो रिजेक्ट हो रहा है, तो ये अल्फ़ा एरर आता है। इसी तरह से दूसरा एरर जो है वो बीटा एरर होता है, और ये बीटा एरर जो है वो हमारा जो है वो तब आता है जब हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, जबकि हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है उस वक्त के अंदर रिजेक्ट हो रहा होता है। तो होपफुली मैंने आपको जो है वो हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी टाइप्स कैसी होती हैं और उसमें एरर कैसे होते हैं, कोशिश की है कि उसको सही तरीके से आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। मैं हकीम मुख्तार अहमद बरकाती, मेंबर कौमी तिब्बी कौंसल, ये कहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे कौमी तिब्बी कौंसल के साथियों और सदर गिरामी क़दर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी की मुखलिसाना इल्मी, तालीमी और माहिराना काविशों के नतीजे में यह प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसको अतिबाए पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इसको बगौर सुना, समझा और उसमें हिस्सा लिया और उससे इस्तेफ़ादा किया। ये बड़ा खुशआइंद इक़दाम था और ऐसा कौंसल की तारीख़ में पहली बार हुआ। इस प्रोग्राम से न सिर्फ ये कि हमारी एक्टिविटी बढ़ी, बल्कि अतिब्बा का रुजू भी हमारी तरफ बढ़ा। इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद उम्मीद वासिक़ है कि हमारे मुतहर्रिक अकाबरीन और सदर और अरकान कमेटी, ख़ास तौर से हकीम ज़ुल्फ़िकार अली ज़ाहिद, आइंदा भी अपने इस प्रोग्राम को ऐसे प्रोग्राम तश्कील देते रहेंगे जो तिब्बी तारीख़ का हिस्सा बनेंगे। अतिब्बा भी इस कौंसल से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर चुके हैं। मैं अतिब्बाए सिंध की तरफ से इस शानदार काविश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसकी कौंसल के सदर और अरकान मुस्तहिक़ हैं।